हेलो नमस्कार। आज हम बात करें 10वीं क्लास के बेसिक बात। अब बेसिक बात चैप्टर 1 देखोगे तो वास्तविक संख्या नाम है, 10वीं कक्षा है, मैट्रिक अध्याय नंबर 1 पार्ट नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 से पहले कुछ बेसिक बात होता है जिसे हम कहते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो पिछले वीडियो में, कल वाला जो वीडियो आप देखे हो उसमें पता चल गया कि पहला पार्ट में क्या क्या पढ़ना है और कितना पार्ट होता है टोटल में के 15 के बाद 1 नंबर जो पार्ट आता है वास्तविक संख्या, इसके बारे में देखोगे। अब इस पाठ के बारे में यदि हम आपको बताएं तो सबसे पहले ओवरव्यू के रूप में आप देखना चाहोगे तो कुछ बातें समझ में आएगा कि इस पाठ में कुल मिला जुला कर 6 गो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में पूरा हमें जानकारी लेना पड़ता है। तो 6 गो टॉपिक कौन कौन होता है, ध्यान से सुन लो। पहला हमें पढ़ना है संख्या के बारे में। संख्या क्या है, अंक क्या है। यहाँ से देखो तो ऑब्जेक्टिव इतना ना ज्यादा पूछता है, 6-7 को केवल संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव आ जाता है। बिहार बोर्ड की बात करते हैं या फिर अन्य अदर स्टेट का जो बोर्ड होता है ना, वो भी उस पे में ये आने की संभावना होता है। तो संख्या से 4 से ऊपर मतलब 4, 5, 6 नंबर का उस सेटर के ऊपर निर्भर करता है। मान के चलो 5 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, 1 नंबरिया। उसके बाद से देखोगे HCF और LCM पढ़ना होता है। HCF और LCM पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा बात कि इसके अलावा पहला पार्ट में क्या पढ़ोगे, पूर्णांकों को सिद्ध कैसे किया जाता है, कोई पूर्णांक है या नहीं है, इसे सिद्ध करने का तरीका समझोगे। इसके बाद चौथा टॉपिक के नाम है अपरिमेय कैसे सिद्ध होता है। यदि √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे है इसी को सिद्ध करोगे। इसके अलावा लास्ट हेडिंग है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार सीखना है। तो एक मिलाकर होगा 1, 2, 3, 4, 5 गो टॉपिक, पूरा पाठ खत्म हो जाता है। 5 गो टॉपिक पढ़ोगे। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है, संख्या के बारे में पूरा पढ़ोगे। 18 गो संख्या होता है। आज इस वीडियो में एक संख्या पढ़ोगे जो अभी तक कभी संख्या ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। देखो कुल मिलाकर 9th क्लास में कितना पढ़ा होगा, 13-14 को संख्या पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप कम से कम 18 की संख्या देखने वाले हो। कौन कौन, और सभी पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बोर्ड में बनता है। तो 18वीं संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। HCF LCM क्या होगा इसके बाद वाला वीडियो में पढ़ा जाएगा। पूर्णांकों को कैसे सिद्ध करते हैं आगे पढ़ेंगे। अपरिमेय को कैसे सिद्ध करते हैं आगे पढ़ेंगे। शांत और अशांत कैसे होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा संख्या। क्या रहेगा बाबू, संख्या। तो चलो शुरू करते हैं संख्या के बारे में। कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या। संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषा, टाइप ऑफ नंबर इन हिंदी। देखो पहला क्वेश्चन देखोगे संख्या क्या होता है। तो हम आपको बता दें संख्या के बारे में बेसिक जानकारी। संख्या, इससे पहले आपको अंक देखना होगा। अंक, अब ध्यान से सुनते रहो। अभी तक ये समझ लिया क्या हमें इस वीडियो में पढ़ना, बस क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम देखते हैं अंक क्या है। देखो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक खंड को हम अंक कहते हैं। ये परिभाषा कलम कॉपी उठाओ और परिभाषा जो बोलते हैं वो लिख लेना। और ये सभी परिभाषा 18 को परिभाषा होगा। इसके अलावा कुछ नोट्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, वो बिहार बोर्ड में पूछता है या फिर अदर बोर्ड में। तो ये सब लिखना आपको बहुत जरूरी है। तो कॉपी कलम ले लो और जो हम बोल रहे हैं वो लिखते चलो। अंक किसे कहते हैं क्या बताओगे, 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक खंडवा का नाम अंक कहा जाता है। ये तो बता दिया, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। अब पूछे कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने संख्या होते हैं, तो 10 गो। कौन, एगो 0 9 तक गिनती है, 9 गो एगो 10 गो। तो गणित में कुल कितने अंक होते हैं, 10 गो। इन्हीं 10 से बड़ी बड़ी संख्याएं बनाई जाती है। जैसे हम कहें 0, और ये देखो 0 से लेकर 9 तक ये लिखा है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, अंक कहेंगे प्रत्येक खंडवा को। अब इन्हीं अंकों को आपस में मिश्रण करते हैं तो संख्या तैयार होता है। देखो 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक खंड को हम अंक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंक जब आपस में मिल जाता है तो उसे हम संख्या बोलते हैं। इसका परिभाषा लिखना, ये तो पहला हेडिंग आप समझ लिया, अंक किसे कहते हैं। अंक का हेडिंग डालो, इसका परिभाषा लिख लो, जैसे लिख लो, खत्म करो। कितना अंक होता है टोटल, तो 10 गो। दूसरा हेडिंग डालो, संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की परिभाषा लिखो, हम बोलते हैं 0 से लेकर 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलान को या मिश्रण को संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के मिश्रण को संख्या कहते हैं। अब देखो अगर हमें 21 लिखना है तो हमें जो 2 की जरूरत पड़ेगा और एगो 1, ये दोनों मिलाकर अंक, दोनों का दोनों अंक है। जब आपस में मिल गया तो हो गया 21। और 21 क्या है, एक प्रकार की संख्या है। 9 से ऊपर जितने भी अंक, जितने भी संख्या आएगा, जितने भी पद आएंगे सबके सब संख्या कहलाते हैं। ओके, तो संख्या की परिभाषा क्या, संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों के मिश्रण को संख्या कहते हैं। जैसे 10, 11 आदि अनंत तक ये सबके सब संख्या होता है। संख्या के बारे में और बेसिक जानकारी, अंक गणित में कुल 10 संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, जिनकी मदद से हम अन्य बड़ी संख्या बनाते हैं। हालांकि 0 को पूर्ण संख्या माना गया है। जो किसी अंक को दाहिने तरफ आ जाता है तो उस संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे 2 के बाद आ जाएगा तो 20, यानी 2 × 10 हो जाता है। अगर
जीरो की बात करोगे तो जीरो हमारा पूर्ण संख्या होता है, और यदि किसी अंक के दाहिने साइड में आ जाता है ना, दाहिने साइड मतलब इधर, तो 10 गुना अंक बढ़ा देता है। अगर 3 के बगल में अगर जीरो रख दोगे तो 10 गुना मतलब 3 नहीं है 30 हो जाएगा। 4 के बगल में जीरो रखोगे तो 40 हो जाएगा, 10 गुना अंक बढ़ा देता है। तो ये संख्या होगा। अंक के परिभाषा यहाँ लिखा है, 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक भाग को अंक कहते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक। संख्याओं के प्रकार, अब यहाँ से देखो संख्या के प्रकार मिलेगा। देखो बाबू, संख्याएं कई प्रकार की होती है, संख्याएं कई प्रकार की होती है। देखो इस वीडियो को अंत तक देखोगे तब जाकर संख्या आपका क्लियर होगा। जो भी वीडियो देख रहे हो अंत तक देखो, नहीं तो देखने मत करो, ऐसा अपने आप से वादा कर लो। तो संख्या कितने प्रकार का होता है, हेडिंग डालोगे। और पहला संख्या देखोगे, पहला संख्या, तो पहला संख्या का नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसका संकेत होता है n। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नॉर्मल परिभाषा है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, गिनती हमेशा 1 से शुरू होता है। अगर छोटे बच्चों को गिनती पढ़ो तो गिनती पढ़ तो क्या पढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ेगा। इसका मतलब 1 से, वो बच्चा को भी पता है गिनती 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है, जीरो उसमें गिनती प्राकृतिक संख्या में नहीं डाला जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू और अनंत तक खत्म होता है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। ये तो पहला संख्या हो गया। दूसरा बताओगे पूर्ण संख्या। दूसरा प्रकार के नाम क्या है, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हो। हेडिंग डाल लिया और परिभाषा सुनो। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनगिनत तक होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 आदि। अब यहाँ से देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ याद रखना। अभी तक 2 संख्या के प्रकार पढ़े हो ना, एगो प्राकृतिक संख्या, एगो सम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पूछा जाए, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा पढ़े पूर्ण संख्या। अगर आपसे 1 नंबर में पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है भी कमेंट में लिखो, क्योंकि जहां से शुरू होता है ना वहीं हमारा छोटा अंक होता है। इतना तो कमेंट कर ही सकते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलो तीसरा हेडिंग का नाम डालो सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है। जौन संख्या 2 से पूरा कट जाएगा तो उससे हम कहते हैं सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो 0 भी 2 से कट जाता है ना, तो 0 भी सम संख्या है, क्योंकि 0 में भी 2 से भाग लग जाएगा। परिभाषा क्या बोला है, 2 से पूरा कट जाए। ये बताओ 0 में 2 से भाग नहीं लग जाएगा, 2 0 0 कट गया ना पूरा। इसका मतलब 0 भी क्या है, ये सम संख्या है। तो वे संख्या जो 2 से पूरा कटेगा उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। एक बात बताओ, 90 क्या है, 90 सम संख्या है ना, क्योंकि 45 मर्द में कट जाएगा। 99 देखो, 91 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से काटोगे तो 1 शेष आ जाएगा। तो वे संख्या जो 2 से पूरा कटेगा वो सम, और जो नहीं कटेगा वो विषम। अब यहाँ देखो विषम संख्या, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग न लगे उसे हम कहेंगे विषम। जैसे 1 भी हो सकता है, 3 5 7 9 11 ये सब विषम होगा। जहाँ संख्या में 2 से भाग न लगे उसे हम विषम कहेंगे। ये परिभाषा लिख लेना। ध्यान देने वाली बातें देखो, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इस ऑब्जेक्टिव को भूलना मत। यही हमारा मेन एगो अलग से साइड से क्वेश्चन है जो हम कह रहे थे। इससे पहले ऊपर तो सब जानते हो, 9 क्लास में हो, 9 क्लास में यदि पढ़े हो तो जानते हो, लेकिन ये वाला बात नहीं जानते। 10 में स्पेशली मिलता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का जोड़ने पर सदैव क्या होता है, तो सम संख्या याद रखना। परीक्षा में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किन्हीं 2 या 2 से अधिक सम संख्या जोड़ने पर वो संख्या क्या कहलाती है। देखो 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में जोड़ोगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 2 4 कितना होगा 6। तो मतलब 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या जब आपस में जोड़ोगे तो बनने वाला जो संख्या होगा ना वो भी सम संख्या होगा। देखो ना 14 8 8 4 12, इसका मतलब 12 भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 या 2 से अधिक सम संख्या आपस में जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो भी सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये, ठीक है। आगे, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दिया जाए, मतलब क्या बोला है, एक सम संख्या ले लेते हैं हम 2, और एक विषम संख्या, एक विषम संख्या ले लेते हैं 5। कौन ले सकते हो, कौन, और 2 को 5 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 7। इसका मतलब है, ट्रिक बन गया कि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो जो प्राप्त जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, विषम होगा। तो वही नियम बन गया है, एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जी, तो बताओगे विषम संख्या बनेगा। जैसे उदाहरण देखा,
नियम क्या बोला है, एगो सम संख्या, एगो सम संख्या कौन ले लो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो 10 हम ले लिए हैं जो 2 से पूरा पूरा कट गया है। अब प्लस एगो विषम ले लो, मान लो हम 7 ले लेते हैं, तो 10 को 7 को कितना होगा 17, तो 17 भी क्या विषम संख्या। इसका रूल बन गया, कौनो विषम संख्या में कौनो विषम संख्या जोड़ेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो हमेशा विषम होगा। ठीक, तीसरा देखो कि यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो विषम होगा। 2 को कौनो विषम जोड़ोगे ना, विषम बड़बड़ हो रहा है। यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो क्या होगा सदैव, देखो क्या होगा, 2 विषम बोला है ना, तो 2 विषम कौन ले लो, कौनो दुनिया का ले लो, तो 7 को 2 कितना होगा विषम ना बुलाते हैं, 2 विषम थोड़ी है, विषम ये होता है। 7 को 3 को कितना होगा 10। आई बात देखो क्या बोला, 2 विषम संख्या, दोनों के दोनों विषम है, तो दोनों का दोनों विषम है, तो विषम संख्या 2 या 2 से अधिक जोड़ेगा। 2 से अधिक नहीं बोला है, केवल 2 बोला है। 2 विषम संख्याओं को आपस में, केवल 2 की बात हो रहा है, 2 विषम संख्या आपस में जोड़ोगे तो जो प्राप्त संख्या होगा हमेशा क्या हो रहा है, सम हो रहा है, वही कह रहा है सम संख्या होगा। ठीक ना, इस बात को भूलना मत। आगे किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए सदैव क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या बोला है, कौनो भी सम संख्या ले लो, कौनो भी सम संख्या ले लो, जैसे हम ले लेते हैं कौनो भी सम संख्या की बात करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 4, तो कौनो भी सम संख्या के ऊपर यदि 2 चढ़ा देते, कौनो भी सम संख्या के पावर समय संख्या होगा तो उसका रिजल्ट भी समय संख्या होगा। 4 से ऊपर 16। देखो सम संख्या के पावर कुछ भी रखेगा, जितनी भी घात रख लो, कुछ भी रख लो, तो उसका रिजल्ट हमेशा समय में देगा। तो इस बात को याद रखना। यहाँ देखो किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात कर लो वो सदैव विषम में रहेगा। जैसे ये देखो इसका उदाहरण, अब क्या कह रहा है, कौनो भी विषम ले लो, तो जैसे हम विषम ले लिए, इसका कितना हो घात रख लो, जितनी भी, मतलब कितना हो, 2 को 3 को कितना होगा, 3 त्रिका कितना होगा 9, अगर 3 रखोगे तो 3 त्रिक 9, 9 होगा 27। मतलब कौनो विषम संख्या के ऊपर कितना हो घात रख दोगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी विषम में होगा। आ जाओ 5 नंबर में, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, एक होता है संयुक्त संख्या, कंपाउंड, कंपोजिशन या कंपाउंड में बोलते हैं। ये किसे कहते हैं तो बताओगे, ऐसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में कट जाता हो। नरम इसका परिभाषा लिखना चाहते तो ऐसे ही बता देना, ऐसा संख्या जो कोनो के पहाड़ा में कट जाता हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। ठीक ना, जैसे 4, 6, 8, 9, 12। देखो भाई कौन ना कौन पहाड़ा में कटेगा ना, 4 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 3 से, 6 से। ऐसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में आता हो उसे हम कहेंगे भाज्य या संयुक्त कहेंगे। अब कहोगे तो सर एक बीचों में 5 बात, 5 क्यों नहीं लिखे उदाहरण में, क्योंकि 5 बाबू किसी के पहाड़ में आता है, नहीं आता है। 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब एक और खुद से छोड़ के बाकी जितना से भी कटेगा उसे कहते हैं पहाड़ा में है। तो 5 पहाड़ा नहीं आता है, इसलिए ये हमारा यौगिक संख्या ये नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ 7 नहीं लिखे हैं क्योंकि 7 भी पहाड़ा नहीं आता है। तो ऐसा ही संख्या याद रखना, ऐसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में आता हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब पहाड़ा में आता है। कौनों के पहाड़ा में आता है ना, एक और स्वयं के छोड़कर। ठीक, इसी को भाषा में लिखा, जिन संख्या में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग लग जाए। एक और स्वयं को छोड़कर क्या लिखा, दूसरी किसी से, जैसे हम बोले 5, तो 1 और 5 से छोड़ के, एक और स्वयं से छोड़कर किसी दूसरी से, ये बताओ 1 और 5 के छोड़कर किसी दूसरी अंक से कटने वाला है, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये यौगिक नहीं है। ये क्या कर रहा है, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। तो 4 देखोगे, 4 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और इन दोनों का अलावा 2 से भी कट जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। आगे ऋण या अभाज्य संख्या, ऋण किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, इस पर ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से सुनते रहो। ऋण संख्या और अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या प्राइम नंबर एक ही नाम होता है। ठीक है, तो ऐसा संख्या उसका उल्टा कर देना, इसके ऊपर जो पढ़े हो ना संख्या उसका उल्टा, ऊपर वाला क्या पढ़े हो अभी जस्ट ऊपरा यौगिक के बाद, तो क्या बोलता है, ऐसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में आता हो। अभी क्या कहेगा, ऐसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में न आता हो। जैसे 2 कौन पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है, 7, 11, इसके अलावा कौन होगा 13, उसके बाद कौन होगा 17, उसके बाद 19, ये सब किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो जो किसी के पहाड़ा में न आवे उसे हम कहेंगे अभाज्य या असंयुक्त। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, ये परीक्षा पूछता है। तो अभाज्य वाला कैटेगरी याद रखना, ध्यान देने वाली बातें सुनो। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न भाज्य में आता है न अभाज्य संख्या में आता है, याद रखना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। आगे 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। इस बात को याद रखना, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी होता है और अभाज्य भी होता है, लेकिन बाकी जितने भी विषम संख्या होते हैं वो सब के सब अभाज्य की कैटेगरी में कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। 1 से लेकर 25 तक में
कितने अभाज्य संख्या है? 9 को। 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? 15 को। 50 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? 10 को। 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? 25 को। तो ऐसे निकाल देना। जैसे 1 और 25 के बीच में 9 है, कौन कौन? 2 एगो, 3 5 7 11 13 के बाद 17 और 19। गड़बड़ा दिए हैं, गिनोगे ना 1 से लेकर 25 के बीच में, तो हमेशा क्या होगा? 9 गो अभाज्य संख्या होगा। फिर से सुन लो, 2 एगो है, 2 के बाद 3 5 7 7 के बाद 11 13 के बाद 17 17 के बाद 17 के बाद हो जाएगा 17 के बाद हो जाएगा 19 19 के बाद 23, तो 9 गो होगा। तो ऐसे याद कर लेना। जुड़वा अभाज्य का मतलब होता है ऐसा अभाज्य संख्या के उन जोड़ों के जोड़े को जुड़वा अभाज्य कहते हैं जिनका अंतर 2 होता है। मतलब ऐसा दो संख्या अभाज्य संख्या के जिनका अंतर हमेशा 2 होता है, उसी को हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे देखो 11 और 13 इनका अंतर 2 है ना, इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य है। 17 और 19 इसका अंतर 2 है ना, ये भी जुड़वा अभाज्य है। मतलब ऐसा 2 संख्या बताना होगा कि दोनों का दोनों अभाज्य भी होनी चाहिए और दोनों का घटाव 2 भी होनी चाहिए। जैसे देखो कि बताओ, हम कहें 2 तथा 3, और 2 तथा 3 दोनों अभाज्य है ना, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, लेकिन इनका अंतर 2 नहीं ना हो रहा है, इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। अगर हम कहें 3 तथा 5 ये दोनों का दोनों अभाज्य है ना, अभाज्य है, इसे घटाओ तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी जुड़वा अभाज्य है। इसका परिभाषा क्या हुआ? अभाज्य संख्या के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर होता हो, मतलब 2 का अंतर होता है। 8 नंबर देखो, 8 नंबर लिखा है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो बताओगे, यदि 2 संख्या आपस में एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे को विभाजित न करे तथा उनका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15 16 और 4 तथा 9। यहाँ कॉमा समझ लेना, यहाँ कॉमा दे देते हैं, कॉमा भाई दोनों आपस में उदाहरण है, और 4 और 9 आपस में उदाहरण है, ठीक ना। 4 और 9 आपस में उदाहरण है, मतलब 15 तथा 16 हो सकता है, 4 तथा 9 हो सकता है। ये सब के सब सह अभाज्य है। कैसे समझोगे? देखो, सह अभाज्य की कैटेगरी एक ही है, जिन संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे हम सह अभाज्य कहेंगे, और जिसका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं होता है उसे हम सह अभाज्य नहीं कहेंगे। जैसे देखो, जांच करते हैं 15 और 16 में, तो 15 और 16 में महत्तम समापवर्तक निकालो। महत्तम समापवर्तक मतलब भाग विधि से निकाला जाता है, भाग विधि, और लास्ट तक काटते रहते हैं जब तक वो आंसर 0 ना आ जाए। 15 करें 15, 1 से फिर से ऐसे घेरो, 15 यहाँ उतारो, 1 15 कितना हो जाता है? 15। लास्ट में कितना बार में कटा? 1 बार में, तो 1 मौसा आ गया ना, इसका मतलब 15 और 16 का सह अभाज्य संख्या कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब 15 और 16 क्या सह अभाज्य है। 4 और 9 इसमें भी भाग देगा तो महत्तम समापवर्तक 1 आ जाएगा। तो ऐसे भाग दोगे, जिन संख्या में भाग देने पर एक महत्तम समापवर्तक आता है, एक आएगा, 1, तो अभी वो सह अभाज्य संख्या होगा। अगर 1 नहीं आता है तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बताओ, अगर हम कहें 2 तथा 6, ये बताओ महत्तम समापवर्तक इसका 1 आंसर आएगा तब ना हम कहेंगे ये सह अभाज्य है। अगर इसका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा तो सह अभाज्य है, नहीं तो नहीं है। भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 6 में, आई बात एक ही बार में कट गए, 2 3 6 3 2 एक ही बार में कट गया, तो इसका महत्तम समापवर्तक 2 हुआ। इसका मतलब एक कहता है परिभाषा में 1 होनी चाहिए, ये कहता है 2 है, इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। तो ऐसे पहचान सकते हो। एक बात बताओ, 9 और 16, 9 तथा 16 जांच करके कॉपी में देखो, 9 तथा 16 सह अभाज्य है? यदि है तो कमेंट करो। ध्यान देने वाली बातें यहाँ देखो, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सह अभाज्य होता है। 2 क्रमागत मतलब कोनो भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे 5 तथा 6 ये सह अभाज्य है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 1 आ जाएगा। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। बात ये सही बोलता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या पर थोड़ा ध्यान दो। वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो परमेय और अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्या के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो, परमेय मतलब बाटा में, दुनिया के कोनो भी संख्या बाटा में होता है, या फिर छुटहा कोई अंक होता है तो छुटहा अंक के नीचे भी बाबू 1 छिपा रहता है। तो 5/1 नीचे छिपा है, तो भी p/q रूप में आ गया। तो जो संख्या p/q रूप में होता है उसे परमेय कहते हैं, और जो संख्या वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत होता है या फिर दशमलव भिन्न के बाद अनंत तक वो संख्या जाता है, ये भी अपरमेय होता है। तो परमेय और अपरमेय आपस में मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाता है। जैसे इसमें उदाहरण परमेय का भी डाल सकते हो और अपरमेय का भी डाल सकते हो। वहीं वास्तविक संख्या देखो, अवास्तविक उसका वास्तविक तो दूसरा नाम होता है, इसका उल्टा होता है विरोधी।
अवास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वास्तव में जिन संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जाना संख्या का कोनो महत्व ही नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम कहेंगे अवास्तविक संख्या। जैसे रूट में -4, रूट में -4 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, माइनस बाहर रहेगा जहाँ अस्तित्व होगा, और माइनस अगर अंदर होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। देखो अगर हम कहें 4 माइनस में, तो इसका अस्तित्व है, इसका मतलब ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वर्ग निकल जाएगा। अगर हम कहें माइनस रूट में -4, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लिखने का तरीका गलत है। तो जिन अंकों को लिखने का तरीका बहुत मतलब गलत सही होता है, गलत होता है, बहुत घटिया तरीका होता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता जीवन में, इसको हम कहेंगे अवास्तविक संख्या। अवास्तविक, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इस बात को याद रखें। 11 नंबर पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, मतलब जीरो सहित धनात्मक जितने भी संख्या होता है वो, और ऋणात्मक में जितना होता है वो सब मिला देते हैं तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, याद रखना। अभी 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक, इधर होता है धनात्मक, इधर होता है ऋणात्मक, ठीक ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एगो धन पूर्णांक होता है, एगो ऋण पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, और ऋण पूर्णांक -1 से शुरू होता है, -1 -2 -3 अनंत तक। अगर हम पूछें सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है, तो देखो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है ना, मतलब 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है? 1। और सबसे बड़ा धन पूर्णांक कौन है? -1। ये सबसे बड़ा है, याद रखना है, सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1, क्योंकि माइनस अनंत, माइनस जितना ही बड़ा होता है ना उतना ही छोटा होता है। बचपन में पढ़ा होगा -3 में, -2 में कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा है, -3 छोटा है। क्यों? क्योंकि जो जितना ही ज्यादा कर्जे लिया होता है उतना ही वो छोटा कहलाता है, और जितना ही कम कर्जे लिया होता है उतना ही बड़ा कहलाता है। ये बताओ, और 2 रुपया ना माइनस में है, और ये कितना है? -3 रुपये। इसका मतलब ये बहुत कम है और ये बड़ा है। अगर हम कहें -2 में +2 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होता है और ये छोटा हो जाता है। इस बात को याद रखना। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो धन हो, मतलब पॉजिटिव में हो, उसे धनात्मक कहेंगे। पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्या को, पूरा को यहाँ कहना धन संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5। जीरो देखो, जीरो क्या है? 0 एक अंक है जो ना तो ऋण पूर्णांक होता है और ना ही धन पूर्णांक होता है। यहाँ पूरी तरह से बॉर्डर होता है, यहाँ 0 मिटा देना, 0 मत लिखना, क्योंकि धन पूर्णांक में 0 नहीं होता है। 0 एक बॉर्डर होता है, डॉलर के काम करता है, ना पड़ोसी का होता है ना हमारा होता है, बीच में डॉलर का काम करता है। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्याओं के योग्य प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 अनंत तक। या फिर ऐसे कह देना, ऐसा पूर्णांक जो ऋण हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋण मतलब माइनस में हो, ऐसा पूर्णांक जो ऋण हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या देखो, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होता है और Q कभी 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात ऐसी संख्या के हर के रूप में 0 कभी नहीं होता है। देखो भाई, इतना अनसन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना समझो कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q कभी 0 के बराबर नहीं है, इसी को लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस भाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर भसवे रहने दो। दुनिया में कोनो बाटा में अंक लिखोगे ना, सब के सब परिमेय होगा। कोनो बाटा में लिख दो, 3/5 4/6 कुछ भी, लेकिन 0 नीचे मत लिखना, 0 नीचे मत लिखना, क्योंकि यहाँ माना करता है Q कभी 0 के बराबर नहीं होता। ऊपर P मान रहता है, नीचे Q होता है। यहाँ कहता है ना P बटा Q, तो ऊपर के लाइन P कहलाता है P, और नीचे के लाइन Q कहलाता है। तो वही माना करता है नीचे कभी Q 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जी? तो कह देना क्योंकि 0 का पहाड़ा होता नहीं है। जब 0 का पहाड़ा नहीं होता है तो हम कैसे 0 लिख सकते हैं नीचे? इसलिए माना करता है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 आप नीचे नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या समझा परिमेय में? वैसी संख्या जो बाटा के रूप में आ जाए वो हमारा परिमेय है। ध्यान देने वाली बातें है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या कुछ बात होता है। अपरिमेय संख्या कौन कौन बात होता है तो ध्यान दो तो पता चलेगा। ऐसी संख्या जो दशमलव भिन्न जो अशांत हो, मतलब कई बार दोहराता रहता हो, न दोहराई जाने वाली हो, मतलब ऐसी संख्या अशांत, मतलब चर पर कभी अंक बदलता हो, जैसे 2.3 4 5 ऐसे बदल के अंक आता हो, उसी को हम कहेंगे अशांत।
और 9 दोहराई जाने वाले हो, मतलब ये अंक दोहराता 9 हो। जैसे 2.333 ये अंक दोहरा रहा है ना, तो वही कह रहा है दोहराई जाने वाले 9 हो, मतलब दोहराने वाला अगर अंक आ जाएगा दशमलव के बाद वो परमे में घुस जाता है। तो ऐसा दशमलव प्रसार लेना है जो दशमलव के बाद कभी अंक दोहराता ना हो, नहीं हो, हमेशा बदल कर आता हो, 0 1 0 0 1 0 1 ऐसे ऐसे करके आता हो, तो उसे हम कहेंगे अपर में। अगर मान लो एक परिभाषा हार्ड लगता है तो इस परिभाषा को हम कैंसिल करते हैं। एक परिभाषा याद रखना, ऐसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो तथा वह पूरा वर्ग न हो, ऐसा संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो, परिभाषा में नरम बोलते हैं वो याद रखना। ऐसा संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और वो पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग के मतलब जिसका पहला पढ़ रहे हो वो न आता हो, दूसरा कोई आ जाता हो। जैसे 21 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अपर में है, ठीक है। अगर हम कहें ऐसा संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और वह पूर्ण वर्ग न हो, ये बताइए तो पूर्ण वर्ग है 749 तो निकल जाएगा 7, इसका मतलब 749 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। तो पूर्ण संख्या कैसे निकालोगे? ये पूर्ण संख्या नहीं है, 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा। तो इसमें बता देना कि ऐसा संख्या जो पूरा वर्गमूल जिसका न निकलता हो वो हम कहेंगे अपर में। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लिखा अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसी ही दशमलव भिन्न होती है, इसलिए √2 √3 √5 आदि भी संख्या अपर में संख्या होती है। अगर नरम बात बोला जाए तो कह सकते हो ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंतर आता हो अंदर, उसके अंदर, और उसका पूरा वर्गमूल न निकलता हो। पूरा निकल जाएगा तो परमे में घुसेगा, और पूरा नहीं निकलेगा तो अपरमे में जाएगा। क्रमागत सम का मतलब होता है ऐसा सम संख्या जो लगातार हो। क्रमागत का मतलब कंटिन्यू होता है, लगातार होता है। जैसे 2 4 6 8 10 ये लगातार क्रमागत है, उससे बोलोगे। वहीं क्रमागत विषम संख्या की बात करोगे तो विषम संख्या का मतलब होता है एक जो 2 से पूरा ना कटे उसे विषम कहोगे। और क्रमागत किसी भी संख्या के पीछे क्रमागत होता है तो इतना समय लगातार का मतलब होता है 1 3 5 7 9 लगातार है, इसलिए इसे क्रमागत विषम बोलोगे। ये सिर्फ इसका मतलब समझ लेना। ये संपूर्ण संख्या याद रखना जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में आता रहता है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तक, अब यहाँ अपवर्तक मान लो कि टेढ़ा शब्द है तो इसकी जगह पर गुणनखंड भी लिख सकते हो, गुणनखंड। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंड का योग उन संख्या के दुगुना हो। दुगुना का मतलब है जैसे मान लो 4 है तो उसका योग करोगे तो 4 दुना कितना होगा 8 होनी चाहिए। इसका अगर फिर से परिभाषा समझो तो लिखोगे ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ गुणनखंड लिख लेना, जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखो 6 का पहले गुणनखंड निकालो, 6 यहाँ गुणनखंड का मतलब ये होगा कि 6 आना अंक से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अब इन सबको जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 6 6 कितना होगा 12। अब बताओ जो क्वेश्चन था हमारा 6 के दुगुना 12 हुआ ना, इसका मतलब है कि ये 6 हमारा संपूर्ण संख्या है। यहाँ क्या समझा? ऐसा संख्या जिनका सभी गुणनखंडों का योग इन सबको जोड़ोगे तो उस संख्या के दुगुना होगा तो उसे हम कहेंगे संपूर्ण संख्या। और जिसका दुगुना ये नहीं होगा तो हमारा संपूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। एक और देखो 28 के यदि निकालोगे ना, 28 देखो 28 कामना अंक से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से, 4 से, 7 से, 14 से कट जाता है, उसके बाद 28 से कटेगा। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो 56 आता है। इसका मतलब 28 का दुगुना 56 होता है, तो 28 की हमारा संपूर्ण संख्या है। अब इसी प्रकार तुम बाबू निकाल लेना। 4 का बताओ, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब ये जोड़ोगे कितना होगा 1 2 3 4 7 हो, तो 4 के दुगुना 7 नहीं है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे आप निकालोगे संपूर्ण संख्या कैसे होता है कैसे नहीं होता है। यहाँ महत्वपूर्ण कुछ बात ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है, इसे नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ये तो बचपन वाली बातें हैं कि सबसे छोटा एक अंक को सबसे छोटा, एक अंक को सबसे बड़े, ये तो याद ही कर लिया। अब एक काम करो, इसे हम ग्रुप में डाल देते हैं, इसे पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।